Hello students, today's our topic is principle of reversibility। अब ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या है इसके बारे में बात करेंगे अपन, लेकिन ये बड़ा ही कमाल का फिनोमेना है। ये बेस्ड है एक बड़े ही कमाल के फिनोमेना पे। वो फिनोमेना क्या है कि लाइट जब किसी एक डेंसिव मीडियम में एंटर करती है तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, लेकिन कमाल की बात यह है कि जब लाइट उस डेंसिव मीडियम से बाहर निकलती है एक लेस डेंसिव मीडियम में, फॉर एग्जांपल ग्लास से बाहर आ रही है एयर में, तो लाइट की वेलोसिटी जो कम हुई थी वो उसे फटाफट कॉम्पनसेट कर लेती है और अपनी वेलोसिटी रिटेन कर लेती है। जितनी वेलोसिटी पे वो एयर से ग्लास में एंटर हुई थी वही वेलोसिटी उसकी वापस से रिटेन हो जाती है। ये बड़ी कमाल की प्रॉपर्टी है लाइट की। इसी पे बेस्ड है ये फिनोमेना प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, तो देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहता क्या है। चलिए, ज़्यादा बड़ा लेक्चर मेरे ख्याल से नहीं होगा। चलिए देखिए, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ये कहता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये कोई मीडियम है, दिस मीडियम इज मेड अप ऑफ ग्लास एंड दिस इज एयर। ठीक है, तो लाइट अगर इस मीडियम से एयर से इस एंगल पे यहां से इस डायरेक्शन में आ रही है और नॉर्मल के साथ वो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिएट कर रही है आई। ठीक है, तो लाइट को जाना चाहिए था इस रास्ते अगर ये मीडियम ना होता, लेकिन क्योंकि वो एयर से ग्लास में जा रही है, मतलब रेयर मीडियम से डेंसर में जा रही है, इसका मतलब है लाइट कुछ बैंड हो जाएगी। और जब भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर में एंटर होती है तो वो हमेशा टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड हो जाती है। तो ये लाइट इस डायरेक्शन में बैंड हो जाएगी यहाँ से ऐसे, एंड दिस एंगल विल बी हायर। ठीक है, अब ये ही लाइट जब बाहर निकलेगी तो क्या होगा, वापस से आप एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे, जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। ठीक है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, आर। और अब ये जो लाइट है वो ग्लास से बाहर कहाँ निकल रही है, एयर में, मींस डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में बाहर जा रही है। इसका मतलब ये लाइट अब अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड होने वाली है। तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड होगी, और कमाल की बात यह है कि ये लाइट उतना ही एंगल ऑफ एमर्जेंट क्रिएट करेगी। जब भी कोई चीज़ बाहर निकलती है उसको हम बोलते हैं ये बाहर एमर्ज हो रही है, तो उतना ही एंगल ऑफ एमर्जेंट होगा जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा। सो दिस विल बी हैविंग एंगल लाइक दिस। ठीक है, सो दिस इज एंगल ऑफ एमर्जेंट विच इज इक्वल टू आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल होगा। मैं लिख देता हूं, इट इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो इसका मतलब इसको भी हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आई से। तो अब इसको अगर हमें मैथमेटिकली लिखना हो तो देखिए लिखेंगे कैसे इसको हम। देखिए साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, अभी मैं किस मीडियम की बात कर रहा हूं, इस वाले इंटरफेस की। व्हेन लाइट enters from air to glass। ठीक है, सो साइन आई अपॉन साइन आर मैं इसके लिए ले रहा हूं। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां लाइट एंटर होती है उसका लिया जाता है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर, ग्लास का विद रेस्पेक्ट टू एयर। क्या बात समझ में आ गई? चलिए अब नेक्स्ट इसका हम ले लेते हैं। सो व्हेन लाइट emerges आउट फ्रॉम ग्लास टू एयर, तो उस कंडीशन में आपने जब स्नेल्स लॉ लगाई तो अगेन साइन आई। अब साइन आई एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है इस वाले मीडियम पे, दैट इज आर। इस एंगल से वो इंसिडेंस हुई है, इंसिडेंट हुई है, सो आर। और एमर्ज किस एंगल से हुई है, आई से, सो इट इज साइन आर अपॉन साइन आई। कंफ्यूज मत होना इस चीज पे। आई का मतलब होता है जिस एंगल से वो इंसिडेंट हुई है इंटरफेस पे, सरफेस पे,
तो इस वाले एंगल से वो इंसिडेंट हुई और इस वाले एंगल से बाहर एमर्ज हो गई। सो यहाँ पे जब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे तो लाइट कहाँ गई है, बाहर गई है एयर में विद रेस्पेक्ट टू ग्लास। क्या समझ में आ गई बात? ठीक है। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है, ये साइन आई अपॉन साइन आर अपॉन साइन आई है, तो अगर मैं इसको साइन आई अपॉन साइन आर लिख लूँ सो इट विल बी, इसको मुझे रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, इट विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास। ठीक है, तो इसको मैंने 1 नाम दिया, इसको मैंने 2 नाम दिया, दोनों का LHS इक्वल है तो RHS मैं यहां लिख दूं। सो 1 बाई refractive index of air with respect to glass will be equal to refractive index of glass with respect to air, और LHS को RHS में और RHS को LHS में लिख दिया, सो इट विल बी लाइक दिस। क्या समझ में आ गई बात? तो हमेशा जब भी लाइट किसी मीडियम से बाहर निकलती है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे लिखा जाता है। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या कहता है कि आपने लाइट को जब इस पॉइंट से एंटर करवाया, जब इस पॉइंट से आपने लाइट को एंटर करवाया तो ये यहां से एमर्ज हुई है, लेकिन अगर आप इसी पॉइंट से जहां से ये बाहर निकली है, इसी पॉइंट से लाइट को जब आप एंटर करवा दोगे तो यही लाइट सेम पाथ फॉलो करते हुए इस पॉइंट से एग्जिट हो जाएगी, इस पॉइंट से एमर्ज आउट हो जाएगी, क्योंकि लाइट हमेशा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को फॉलो करती है। क्या समझ में आ गई बात? ठीक है, तो इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। देखिए, व्हेन लाइट एंटर्ड from a point entered at a point from which it was emerged out, then it will follow its path and emerge from entry point। जहां से एंटर हुई थी वहीं से वापस से एमर्ज हो जाएगी। बचपन में एक प्रोजेक्ट बनाया होगा आपने, बचपन के 10th क्लास में बनाया होगा, उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे। एक ट्यूब सा ले लेते हैं हम स्क्वायर फॉर्म में और उसको इस तरह का शेप दे देते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, यहाँ पे इस तरह से एक मिरर लगा देते हैं, उसके बाद एक मिरर यहाँ से लगा देते हैं। तो जब आप यहाँ पे कोई भी पर्सन खड़े होके देखता है तो उसको ये वाला, इस वाले पर्सन को ये वाला पर्सन नजर आ जाता है, क्योंकि लाइट जो है वो यहाँ से यहाँ आई, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ गई और यहाँ से यहाँ गई। सिमिलरली इस वाले पर्सन को ये वाला पर्सन भी दिखाई देगा, क्योंकि लाइट ने वापस से वही पाथ फॉलो किया। क्या समझ में आ गई बात? क्या क्लियर हो गया? तो इस तरह से लाइट प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को फॉलो करती है। अब इसी पे के बेस पे एक हम एप्लीकेशन पढ़ते हैं, दैट इज रिफ्रैक्शन फ्रॉम मल्टीपल मीडियाज। रिफ्रैक्शन फ्रॉम कंबाइंड मीडियम, कंबाइंड या मल्टीपल मीडियम्स। तो देखिए कैसे, आपके पास ये कोई सरफेस है, ठीक है, ये एक और कोई सरफेस है, ये एक और कोई सरफेस है। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, ये वाला सरफेस है एयर, ये वाटर, देन ये ग्लास,
और उसके बाद अगेन क्या आ गया, एयर। अब लाइट इन मीडियम से होती हुई निकलने वाली है, तो देखिए कैसे कैसे होगा। लाइट ने इस वाले, ये इंसिडेंस रे है, ये नॉर्मल है, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल पे जब लाइट हिट करेगी तो उसके बाद जाना इसको ऐसे चाहिए था, लेकिन लाइट थोड़ा सा बैंड हो जाती है और ये इधर मुड़ जाती है, सो इट इज एंगल R1, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1, इसको R1 नाम दे दिया। अगेन यहाँ पे आपने नॉर्मल ड्रॉ किया, नॉर्मल ड्रॉ किया तो जितना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये था उतना ही एंगल ऑफ इंसिडेंस ये होगा R1, ठीक है। यहां से लाइट रे वापस से बाहर निकली और ये इस तरह से जाना इसको ऐसे चाहिए था, लेकिन ये लाइट रे यहां से ऐसे चली गई। क्या समझ में आ गई बात? उसके बाद क्या हुआ, ये एंगल क्या हो गया, दिस इज R2, और यहां से लाइट वापस से बाहर निकली, सो इट विल बी हैविंग एंगल I। एंगल ऑफ एमर्जेंट विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखिए हम इसके लिए लिखेंगे कैसे, तो देखिए फ्रॉम एयर टू वाटर। अब एयर टू वाटर जब लाइट वे जा रही है तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका लिखेंगे, वाटर का, विद रेस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दैट इज साइन I अपॉन साइन R1। चलिए नेक्स्ट, इसको 1 नाम दे दिया आपने। नेक्स्ट वैल्यू, फ्रॉम वाटर टू ग्लास। अब वाटर से ग्लास में लाइट जा रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाटर, इट विल बी साइन I। अब यहां एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, R1 अपॉन साइन R2। क्या बात समझ में आ गई? 2। चलिए नेक्स्ट, फ्रॉम ग्लास टू एयर। एयर में लाइट बाहर निकल गई तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा, एयर का, विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, एंड इट विल बी, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, जितना ये होगा R2 उतना ही यहाँ पे होगा, सो इट विल बी साइन R2 डिवाइडेड बाई साइन I। क्या बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट, इसको 3 नाम दे दिया आपने। क्या किया, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई 1, 2 एंड 3, तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर इनटू ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर इनटू म्यू ए जी इज इक्वल टू, इसको लिखा आपने साइन I अपॉन साइन R1 इनटू सेकेंड वाला साइन R2 अपॉन साइन R1 अपॉन साइन R2 इंटू साइन R2 अपॉन साइन I। अब देखिए अगर मैं RHS की बात करूं तो साइन R1 से R1 कैंसिल, R2 से R2 और I से I कैंसिल, तो क्या बच गया यहाँ 1। इस साइड आपके पास ये बचा हुआ है। तो अगर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर निकालनी है तो देखिए कैसे वैल्यू निकल के आएगी, दैट इज ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर। इन दोनों टर्म को मैं नीचे ले जाऊं 1 के नीचे, तो आपके पास आ गया क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास। अब देखिए हमेशा किसी मीडियम की एयर के रेस्पेक्ट में तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दी हुई होती है, लेकिन एयर की उस मीडियम के रेस्पेक्ट में नहीं दी हुई होती। तो इसका मतलब है वाटर की तो आपको मिल जाएगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहीं भी लिखी हुई, दैट इज 1.33, लेकिन एयर की ग्लास के रेस्पेक्ट में नहीं दी हुई होती। तो इसको आप चेंज करना है, कैसे चेंज करेंगे, इसके बेसिस पे देखिए, ए म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास will be equal to refractive index of air glass with respect to air। तो इसको आप न्यूमरेटर में लिख लीजिए, so it will be into refractive index of glass with respect to water with respect to air divided by refractive index of water with respect to air। तो इस तरह से ये निकाला जाता है। कल एक डायमंड वाला आपको मैंने करवाया था कि डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको ग्लास के रेस्पेक्ट में निकालनी थी, तो उस कंडीशन में हमने ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे रखी और डायमंड की ऊपर रखी, तो हमारा आंसर आ गया। तो हमेशा ऐसे ही निकालते हैं। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखिए कि क्या है। देखिए
फर्स्ट फिगर है जिसमें लाइट वे एयर से एंटर होती है ग्लास में, ठीक है, या वाटर में एंटर हो जाती है, चलिए वाटर में एंटर होती है, एयर से एंटर हो जाती है ये वाटर में, तो उस कंडीशन में ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है नॉर्मल के साथ जो बनता है दैट विल बी अराउंड 45 डिग्री, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो आपको मिल जाता है दैट विल बी 37 डिग्री, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेकंड फिगर है जिसमें एयर से ग्लास में जाती है लाइट, एंगल ऑफ इंसिडेंस है 60 डिग्री, तो आपको जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मिल जाता है दैट विल बी 45 डिग्री। अब थर्ड केस आपको दिया है कि लाइट वे जा रही है कहाँ, ये मैं नॉर्मल बना रहा हूं, ये है वाटर से ग्लास में, ठीक है। उस कंडीशन में लाइट वे इंसिडेंट होती है 45 डिग्री पे, तो आपको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला यही लगेगा, लेकिन आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास ये निकालनी पड़ेंगे। हालांकि हमें मालूम है कि वाटर की 1.33 होती है, ग्लास की 1.5 समथिंग होती है, लेकिन कुछ चेंजेस हो सकते हैं इसके बेसिस पे, ठीक है। तो ये आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिल जाएगा, इसमें घबराना नहीं, बस फॉर्मूला ये लगेगा आपको। लेकिन पहले ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लीजिए कि क्या आएगी। अब सवाल ये है कि इन डिग्रीज को आप वैल्यूज में चेंज कैसे करेंगे और फिर वैल्यूज को वापस से डिग्रीज में चेंज कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल डाउनलोड कर लीजिएगा। टेबल डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें साइन की वैल्यू 45, साइन की वैल्यू 37, साइन की वैल्यू 60, साइन की वैल्यू 45, ऐसे डाउनलोड करके वैल्यूज लिखिएगा, देन आप कैलकुलेट कर पाएंगे। क्या समझ में आ गई ये बात? चलिए, तो आज ये लेक्चर यहाँ कंप्लीट होता है। कल हम पढ़ेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट और उसके बाद हम पढ़ेंगे नॉर्मल शिफ्ट। नॉर्मल शिफ्ट रियल एंड अपरेंट डेप्थ पे बेस्ड है वो, तो उसको हम स्टडी करेंगे। चलिए आज लेक्चर यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।